जो लास्ट टाइम करवाया था प्लीज उसको पढ़ लो साथ साथ, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी बाद में। अब कट रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है? और आवाज? हाँ जी, चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेटा बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अभी तक हम जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कर चुके हैं उसमें हमने जो डिस्कस किया था बेटा वो है हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। उसके बाद है टाइप ऑफ लिगेंड्स, अब है बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये वैसे तो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, जिनको हम आयनिक कोवलेंट बोल रहे थे उनमें ही अब हम बॉन्डिंग बता देंगे किस तरह की होती है आयनिक बॉन्डिंग, किस तरह की होगी कोवलेंट बॉन्डिंग। तो बेटा जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नेचर और स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी मेनली डिपेंड करती हैं जो हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड बनता है उनके नेचर पे और उनकी स्टेबिलिटी पे। अब जो ये बॉन्डिंग होती है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 क्लासेस में। फर्स्ट है हमारी आयनिक बॉन्डिंग, सेकंड है हमारी सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग और थर्ड है हमारी मल्टीपल कोवलेंट बॉन्डिंग। सबसे फर्स्ट जो बॉन्डिंग है वो है हमारी आयनिक बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग है ये जर्नली हमें उन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में देखने को मिलेगी जहां पे आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हमारे पास कौन कौन सी है बेटा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। समझ गए? सारे एक ही उसके हैं ग्रुप के। कौन कौन से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो जाएंगे? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक मैग्नीशियम आल्सो फॉर्म आयनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम हमारा ग्रुप दूसरा हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है जिसमें हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये कह रहा है कि ये 1 पॉजिटिव वाले तो बनाते ही बनाते क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं हमारे पास। इसी तरह से मैग्नीशियम भी क्या कर लेता है, कई बार आयनिक बॉन्ड बना के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प कर सकता है। अब इन कंपाउंड्स में क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कार्बन के ऊपर, जिनके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा और वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज जो किसके ऊपर होता है? मेटल आयन के ऊपर। दोबारा से सुन लो, हाइड्रोकार्बन का मतलब यही है, हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जो कार्बन कैरिंग होगा आपका लिगेंड, उसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा किसको? जो पॉजिटिव चार्ज है किसके ऊपर? मेटल आयन के ऊपर। और ये यहाँ पे जो ये अट्रैक्शन है ये किसकी वजह से होंगी बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होंगी। ये बात समझ में आ गई सबको? आयनिक बॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ही, और जो हाइड्रोकार्बन है मतलब जो लिगेंड आके अटैच होगा उसके ऊपर आपको क्या दिखाना है? नेगेटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे थे बेटा जहाँ पे हमने साइक्लो साइक्लो ऐड किया था, जैसे साइक्लोपेंटाडाइईन। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो मैंने तुम्हें बोला था वो डीलोकलाइज्ड रहता है ओवर द रिंग ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने आपके नंबर ऑफ कार्बन, 3 की भी आपकी रिंग बन जाती है, ठीक है, 4 की भी रिंग बनती है साइक्लोब्यूटाडाइन, 5 की भी बनती है, 6 की भी बनती है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है ओवर द रिंग ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को? तो वो है हमारा Mg2 पॉजिटिव, ये हमारा मेटल है और ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है? C5H5 का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जो नेगेटिव चार्ज है
साइक्लोपेंटाडाइंस का वो डीलोकलाइज्ड है ओवर द रिंग ऑफ 5 कार्बन एटम। ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यहाँ पे जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन Mg2 पॉजिटिव एंड C5H5 नेगेटिव रिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगी सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड हमें पहले तो किन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा, जहां पे आपके क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होंगे। क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे हमें कैसे बॉन्ड मिलेंगे, मेटल एल्काइल बॉन्ड मिलेंगे। कैसे, मेटल एल्काइल्स बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास हो जाएगा इसका नाम बताओ मुझे क्या है, जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा है CH3 ब्रैकेट 4SN, क्या नाम है इसका? यदि आप लोगों ने नेमिंग की है तो इसका क्या नाम है बेटा, कौन बताएगा? हाँ, टेट्रा मिथाइल टिन। तो इसी तरह से आपकी बुक में कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये वाली लाइन जो हमारी दी हुई है ये आपके क्या है, यहाँ पे मेटल एल्काइल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे क्या है, जो पोलैरिटी होगी बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड, मेटल और एल्काइल ग्रुप के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है उस वहां पे जो पोलैरिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन मेटल एटम एंड कार्बन एटम। समझ में आई बात? यहाँ पे जो पोलैरिटी क्रिएट होगी किस किस के बीच में, बिटवीन मेटल एंड एल्काइल ग्रुप, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन मेटल एटम और कार्बन एटम के। समझ में आ गया कोवलेंट बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, किन में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अब ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो भी क्या बनाते हैं, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं विद ऑर्गेनिक ग्रुप्स, बट वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होंगे। ट्रांजिशन मेटल कैन ऑल्सो फॉर्म मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड विद ऑर्गेनिक ग्रुप, बट दे आर रिलेटिवली क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल होने का मतलब क्या है, दे कैन इजीली डीकम्पोज एट रूम टेम्परेचर, वो क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाएंगे रूम टेम्परेचर पे। तो कोई भी एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट टिन लिया है, इसकी जगह हम क्या ले लें, ट्रांजिशन मेटल ले लें, जैसे टाइटेनियम ले लें, तो ये क्या होगी आपका, ये डीकम्पोज हो जाएगा बेटा। ये जो ट्रांजिशन मेटल कार्बन बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। समझ में आ गया? अब जो ये स्टेबिलिटी होती है सिग्मा बॉन्डेड कोवलेंट कंपाउंड की, उसको हम एनहांस्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ पाई बॉन्डिंग लिगेंड। यदि इसके साथ हम ऐसा कोई लिगेंड लगा दे, इसकी किसी एक पोजीशन पे ऐसा कोई लिगेंड लगा दे जो क्या क्या बनाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग करेगा। समझ में आई बात? जो सिग्मा बॉन्डेड कोवलेंट बॉन्ड है, सॉरी कोवलेंट कंपाउंड है, उनकी स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम क्या एडिशन कर सकते हैं, पाई बॉन्डिंग लिगेंड का एडिशन कर सकते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई? और वो लिगेंड हमारे पास कौन कौन से दिए हुए हैं आपकी बुक में, कार्बोनिल को अटैच कर सकते हो आप, अमीन्स को ले सकते हो, बाइपिराडिन्स को ले सकते हो। तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को एनहांस कर देते हैं, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। उसके बाद आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि इस टेम्परेचर पे यदि हम यहाँ पे कोई ऐसा लिगेंड अटैच कर दें जिससे कि वो डीकम्पोज ना हो, तो वो एग्जांपल आप लोग पढ़ लेना। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेटल एल्काइल जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड होती है, वो रिप्रेजेंटेटिव मेटल के साथ बनाएंगे तो वो स्टेबल होंगे। पर यहाँ पे यदि मेटल कार्बन बॉन्ड बन रहा है इन ट्रांजिशन मेटल्स में, तो हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल के मेटल कार्बोनिल बॉन्ड हैं वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो डीकम्पोज हो जाते हैं। तो उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे लिगेंड अटैच करते हैं जो कि क्या होते हैं, पाई बॉन्डिंग लिगेंड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये जो ये स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी का फैक्टर है बेटा, ये हमारा मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो चीजों के ऊपर। यहाँ पे ये देखने को मिला कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम के,
वहां पे जो सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। क्या बोला है मैंने, वो क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब क्या है कि उसकी जो वैल्यू आएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उस कंपाउंड की जो निकालेंगे, वो हम क्या है, उसकी हेल्प से हम क्या बोल रहे हैं, वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। ठीक है, उसकी जो वैल्यू आ रही है उसके बेसिस पे हमने क्या बोल दिया, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड है वो थर्मोडायनेमिकली क्या है, स्टेबल है। और दिस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड, उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात क्या आएगी, ये यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं। थर्मोडायनेमिकली तो होंगे स्टेबल, बट काइनेटिकली क्या होते हैं, ये अनस्टेबल। कितने बच्चे हैं क्लास में? ठीक है बेटा, ठीक है। क्या है, दो बातें अब निकल के आ रही हैं हमारे पास। ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनमें जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, वो हमें पता चल जाता है उसकी डेल्टा फॉर्मेशन की हेल्प से। दूसरा ये बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्डेड लिगेंड होंगे वो काइनेटिकली अनस्टेबल होंगे। काइनेटिकली अनस्टेबल का मतलब तो हम अभी बोल ही रहे थे, जो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो क्या करते हैं, वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं बेटा रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है। इसका मतलब उन्होंने कोई ऐसा पाथवे फॉलो किया है कि जिससे वो क्या हो रहे हैं, काइनेटिकली अनस्टेबल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दे हैव इजी पाथवे फॉर डिकम्पोजिशन। उन्होंने अपने डिकम्पोजिशन के लिए क्या ढूंढ लिया, कोई इजी पाथ ढूंढ लिया। समझ में आई बात? कि काइनेटिकली अनस्टेबल होने का मतलब क्या है, कि उनके पास कोई इजी पाथ है, उनको इतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, वो पहले ही रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने का मतलब क्या है बेटा, कि वहां पे जो हमारी डेल्टा फॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है इन कंपाउंड की, उसकी हेल्प से हम उनको क्या बोल रहे हैं, वो थर्मोडायनेमिकली क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ये बात समझ में आई सब बच्चों को? अब हमारे पास नेक्स्ट है वो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है काइनेटिकली अनस्टेबिलिटी के लिए। हमने काइनेटिकली तो इनको क्या बोला है, अनस्टेबल बोला है ना। किसको? ट्रांजिशन मेटल सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं, उनमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो काइनेटिकली अनस्टेबल बता रहे हैं इसको। तो उसमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है बेटा, वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज ड्यू टू क्लीवेज। अब यहाँ पे क्या है, जब आप क्लीवेज करोगे मेटल कार्बन बॉन्ड का इन ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स में, तो क्लीवेज के बाद यहाँ पे रेडिकल्स बनते हैं, या आप उनको आयन बोल सकते हो। तो जो एल्काइल रेडिकल्स बनेंगे या एल्काइल आयंस बनेंगे वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो या तो आपस में ही रिएक्ट कर लेंगे, या फिर हमने कोई सॉल्वेंट डाला हो रिएक्शन करते वक्त, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक चेन रिएक्शन बना लेंगे। तो हाईली रिएक्टिव जो चीज होती है वो स्टेबल तो नहीं होगी। समझ में आई बात? फर्स्ट फैक्टर समझ में आया कि यहाँ पे जब आपकी क्लीवेज होगी मेटल कार्बन बॉन्ड की, तो आपके पास हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स बनते हैं, उनको हम एल्काइल रेडिकल्स बोलेंगे, और वो क्या करते हैं, चेन रिएक्शन शो करते हैं। समझ में आ गई? नेक्स्ट फैक्टर होगा क्लीवेज प्रोडक्ट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास, अब जो हमारे पास क्लीवेज के बाद जो प्रोडक्ट आ गया वो क्या करता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो आपस में सिमिलर मॉलिक्यूल्स में भी बना सकता है और डिसिमिलर के साथ भी बना सकता है। सिमिलर के साथ बनाएगा तो देखो ये जो है कार्बन कार्बन के साथ बन सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, या कार्बन हेलोजेंस के साथ बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नेचर कैसा है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, क्लीवेज प्रोडक्ट क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। तो नया बॉन्ड जब बन रहा है तो ये जो क्लीवेज रिएक्शन है ये हाईली क्या है, एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक है। तो इसको हम थर्मोडायनेमिकली क्या बोलेंगे, ये स्टेबल है। समझ में आई बात? समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो पहले में तो आपका क्लीवेज दिखा रहा है, उसके बाद जो आपका डेरिवेटिव बनता है वो फर्दर रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, किसी रेडिकल के साथ, और आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं। ये जो रिएक्शन है
ये हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक हमारी फेवर करती है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फैक्टर को। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने बात बोली कि ये जो क्लीवेज रिएक्शन है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की, ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? ये डिपेंड करती है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेंगी? एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। यदि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी लो है, वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होगा? आपका अनस्टेबल होगा। बट यदि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज है, तो वो कंपाउंड आपका क्या होगा? हाईली स्टेबल होगा। समझ में आया? और वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज है। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, आगे देखो, तुमने एक्टिवेशन एनर्जी कर्व पढ़ा हो तो वहां पे ये एक पाथ फॉलो करता है कि इस पाथ को आगे प्रोसीड करवाने के लिए एनर्जी को वो क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि वो क्या बना सके? इजीली प्रोडक्ट बना सके। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा जितनी लार्ज होगी, वो कॉम्प्लेक्स उतने ही क्या बनते जाते हैं? स्टेबल प्रोडक्ट बनाते जाते हैं। ठीक है, इस तरह का आपका ग्राफ बनता है यहाँ पे। तो यहाँ वाली एनर्जी को हम एक्टिवेशन, अब जो ये इस एनर्जी बैरियर को पार कर जाते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं यहाँ पे आके, वो क्या होंगे? स्टेबल ही होंगे। समझ गए? समझ में आई? तो यहाँ पे ये जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, ये किसके ऊपर डिपेंड किया? एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर था कि जो क्लीवेज प्रोडक्ट हैं वो क्या बना रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिकली जो स्टेबल होगा वो काइनेटिकली अनस्टेबल होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि फैक्टर हम पढ़ रहे हैं कि काइनेटिकली अनस्टेबल क्यों है वो। समझ में आ गई बात? थर्ड फैक्टर है हमारे पास हाइड्रोजन ट्रांसफर फ्रॉम एल्काइल टू मेटल। अब हमारे पास क्या होंगे? हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम एल्काइल ग्रुप टू मेटल। मेटल ले जाता है किसके हाइड्रोजन को? एल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे? यहाँ पे बीटा पोजीशन पे क्या होता है? आपका हाइड्रोजन होता है एल्काइल ग्रुप के पास, उसका एलिमिनेशन होने के बाद मेटल के साथ क्या बन जाता है? हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा और आपके ओलिफिन्स बन जाते हैं। ओलिफिन्स का मतलब डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। और मेटल हाइड्राइड बनते हैं यहाँ पे एम एच मेटल हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं टू एल्काइल ग्रुप्स, ये क्या होती है? अनस्टेबल होती है बेटा। अनस्टेबल होंगी तो ये भी अनस्टेबिलिटी को क्या करेंगी? फेवर करेंगी। ठीक है, तो ये भी काइनेटिकली क्या हो जाएगा? तो ये तीन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज ड्यू टू क्लीवेज, की रिएक्टिव स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है, वो चेन रिएक्शन दिखाने शुरू कर देती है। ठीक है, सेकंड क्लीवेज प्रोडक्ट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो क्लीवेज प्रोडक्ट है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फैक्टर को फेवर कर रहा है, तो काइनेटिकली वो अनस्टेबल हो जाएगा। थर्ड क्या होता है? हमारे पास क्या होते हैं? जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनके पास हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? मेटल के पास। इस प्रोसेस को हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं वो मेटल हाइड्राइड बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, ये भी क्या होती हैं? हाईली अनस्टेबल होंगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा कि कौन से फैक्टर हैं, कौन से फैक्टर हैं जो इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी को मेटल एल्काइल कंपाउंड्स की। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर वही है। पहला तो हम क्या कर दे, ये जो बीटा एलिमिनेशन हो रही थी इसकी अवॉइडेंस करवा दे। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा? अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन की अवॉइडेंस हम कैसे करा सकते हैं बेटा? कि हम उन एल्काइल्स ग्रुप को ले ले जिनके पास क्या हो? बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो ही ना। क्या करें? ऐसे कंपाउंड्स लें, ऐसे एल्काइल कंपाउंड्स लें जिनकी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो ही ना। या फिर हम क्या करवा सकते हैं? यदि हो तो उनकी उस साइड को हम क्या कर दें? ब्लॉक कर दें। समझ में आई बात? समझ में आ रही है बात? बीटा एलिमिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। पहले फैक्टर तो हमारा ये है कि बीटा एलिमिनेशन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? अनस्टेबिलिटी के लिए है।
तो हम क्या कराएंगे, ब्लॉकेज करवाएंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की। ठीक है, उसको हम किस तरह से कर सकते हैं कि हम उन कंपाउंड को लें जिनके पास रिप्लेसेबल क्या ना हो, हाइड्रोजन एटम ही ना हो बीटा पोजीशन पे, तो मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम इंक्रीज कर दे कोऑर्डिनेशन नंबर को। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करने का मतलब देखो हमने पीछे क्या बोला था कि हम ऐसे पाई बॉन्डिंग लिगेंड अटैच करवा दे किसी भी पोजीशन पे, तो पोजीशन पे हम कुछ चीज अटैच कराएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा ना बेटा। तो वो क्या करवाएंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है उसमें आपके पास डाइपिराडिन की अटैचमेंट करवाई हुई है, जिससे कि क्या हो गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। थर्ड फैक्टर है हमारे पास चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है कि रिंग फॉर्मेशन हो जाए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिंग फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रिएक्शंस दिखाई हुई हैं आपकी, बिल्कुल सिंपल सी हैं, याद करनी है आपको कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्ट कर रहा है और आपका LiCl बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वहां पे दोनों प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं बेटा, आपके रिंग कंटेनिंग कंपाउंड। तो रिंग जहां पे बन जाएगी वो क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर होगा हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। अब जिनके ऊपर क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होता है एल्काइल ग्रुप के ऊपर, यदि उसकी डीलोकलाइजेशन होगी वो भी किसको फेवर करती है, स्टेबिलिटी को फेवर करती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक तो ले लो मेटल के साथ C6H5, ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू मेटल जब CH3 के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, C6H5 की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का, तो ये क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू किसके, जब आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हमारे पास चार फैक्टर ये हो गए जो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। पहला फैक्टर है अवॉइडेंस ऑफ बीटा एलिमिनेशन, सेकंड है इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड है चिलेशन और सिक्स्थ है बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। ठीक है, उसके बाद दो टाइप हो गई हमारी बॉन्डिंग की, आयनिक बॉन्डिंग और सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग। सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास फैक्टर आए जो काइनेटिकली अनस्टेबिलिटी को पहले बता रहे थे रिस्पॉन्सिबल थे, फिर हमने इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उनको रीड किया है। उसके बाद अब थर्ड हमारे पास लास्ट बॉन्डिंग बन जाती है मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग। मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग सबसे मेन क्या है इसमें एक मिनट रुको। मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग आपको किन में देखने को मिलेगी, कार्बीन्स में और कार्बाइन्स में। कार्बीन्स का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड Cr2, और कार्बाइन्स का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड Cr। मतलब जहां पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा मेटल एटम के साथ, वो आपके क्या हो जाएंगे, मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग के एग्जांपल हो जाएंगे। समझ में आई बात, समझ में आई बेटा। अब ये कह रहा है कि जो कार्बिन्स होते हैं, जो कार्बिन्स होंगे उनमें जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है वो शॉर्टर होता है किससे, नॉर्मल मेटल एल्काइल सिग्मा बॉन्ड से। ये तो सीधी सी बात है, जब मेटल एल्काइल सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसकी लेंथ तो ज्यादा ही है ना, सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आपका कार्बिन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो वो क्या होगा, शॉर्टर होता है किससे, नॉर्मल मेटल एल्काइल सिग्मा बॉन्ड से, बट लार्ज होगा मेटल कार्बन डबल बॉन्ड से। नॉर्मली हम मेटल कार्बन डबल बॉन्ड देखें उससे क्या होता है, लार्ज होता है कार्बिन्स का मेटल कार्बन बॉन्ड, और शॉर्ट किससे होता है, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड से। ये बात समझ में आई। हाँ, तो उसके लिए इन्होंने एक रिएक्शन दिखाई हुई है, ये वाली बेटा। तो यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो कार्बिन्स की है, इसमें कंपैरिजन दिखा रखा है। पहला जो है वो है मेटल एल्काइल सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे ये मेटल कार्बन डबल बॉन्ड है। उनसे ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्टेबल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंट हाइब्रिड बनाए हुए हैं।
तो कार्बिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, वो रीजन मैंने बता दिया कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर है और लार्जर है किससे, तो ये आपके बीच में आते हैं, ये बिटवीन आएंगे किसके, द बॉन्ड बिटवीन मेटल कार्बन, किसके बीच में, सिंगल और कार्बन बॉन्ड के बीच में इनकी स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये दो। फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे आपको कार्बिन को अटैच करके दिखा हुआ है, कुछ नहीं है, मेटल के साथ ये कार्बोनिल्स ग्रुप अटैच है और एक साइड आपने डबल बॉन्ड बना के कार्बिन अटैच कर दिया। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मेटल कार्बाइंस का है, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, एक साइड आपका हेलोजन अटैच है और आपके ट्रिपल बॉन्ड के साथ यहाँ पे कार्बाइंस बन रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना। समझ में आ गया? तो हमने 3 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी बेटा, आयनिक बॉन्डिंग, सिग्मा कोवलेंट बॉन्डिंग और मल्टीपल कार्बन मेटल कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ोगे ना आपको जब भी समझ में आएगा। मैंने वैसे कोशिश करी है कि जितना लिखा हुआ है मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूं। यदि आज आज ही आप इसको पढ़ लोगे ना तो आपको याद रहेगी ये चीजें, उसके बाद आप कितना ही कर लेना आपको नहीं समझ में आएगी ये चीज। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, मुझे ग्रुप डिवाइड करके आज इवनिंग तक बता देना, फिर हम टेस्ट रखते हैं पहले तो। ठीक है, ओके बेटा, बाय।